फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित यह पहला लेक्चर वीडियो है। इससे पूर्व हम लोग तैतिक क्रियाओं के तहत व्यापार से परिचित हो चुके हैं। तैतिक क्रियाओं के अंतर्गत दूसरा लेक्चर वीडियो में हम लोग व्यापार क्या है, वाणिज्य क्या है, व्यापार के प्रकार जैसे खुदरा व्यापार तथा थोक व्यापार, व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं आदि से परिचित हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। व्यापार से संबंधित सामान्य जानकारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। अतः इस वीडियो को थोड़ा देर पॉज करके उसको देख सकते हैं, जिससे आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यह लेक्चर वीडियो समझने में सहायक साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आज हम लोग निम्न बिंदुओं के विषय में चर्चा करेंगे। व्यापार क्या है, व्यापार का स्तर क्या है। व्यापार के स्तर दो प्रकार के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार। मुद्रा विनिमय का अंत एवं मुद्रा का आगमन कैसे हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है। इन बिंदुओं को हम लोग जानेंगे बारी बारी से। तो चलिए बिना विलंब के सेशन का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले बिंदु की ओर। पहला बिंदु है व्यापार क्या है। व्यापार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझने से पहले हम लोगों को व्यापार के बारे में जानना होगा। अतः यहाँ संक्षिप्त रूप में हम लोग जान लेते हैं कि व्यापार क्या है। तो वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को व्यापार कहा जाता है। व्यापार किसे कहा जाता है? वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को व्यापार कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है। व्यापार कार्य जिन केंद्रों से संपन्न होता है उसे व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। ये केंद्र दो प्रकार के होते हैं, ग्रामीण व्यापारिक केंद्र तथा नगरीय व्यापारिक केंद्र। व्यापार दो प्रकार के होते हैं, खुदरा व्यापार और थोक व्यापार। व्यापार को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए इसके विभिन्न विधियों सिद्धांतों का अध्ययन वाणिज्य विषय में किया जाता है। व्यापार कार्य संपादन करने के लिए दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष बेचता है तथा दूसरा पक्ष उसे खरीदता है। कुछ स्थानों में वस्तुओं का विनिमय भी होता है। विनिमय में मुद्रा के स्थान पर वस्तुओं को खरीदने के लिए वस्तुओं से ही लेन देन किया जाता है। व्यापार दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होता है। इससे संबंधित हम लोग तैतिक क्रियाओं का दूसरा पार्ट में, दूसरा लेक्चर वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे देख सकते हैं। पढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है व्यापार का स्तर क्या है। व्यापार कार्य जो किया जाता है वह दो स्तरों पर किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार क्या है, इसको देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान या आयात निर्यात या क्रय विक्रय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? जब दो देशों या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दो राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिन्हें या तो वे देश स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते हैं या जिन्हें वे अन्य देशों से कम दामों में खरीद सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है? क्योंकि जिन देशों में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है उन वस्तुओं को दूसरे देशों से आयात किया जाता है या खरीदा जाता है, तथा अगर कोई दूसरे देश में सस्ते दामों पर किसी वस्तु
को प्राप्त किया जा सकता है तो उसे भी खरीदा जाता है। इसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय व्यापार क्या है। राष्ट्रीय व्यापार जब एक राष्ट्र अपने भौगोलिक सीमा के अंदर एक प्रांत से दूसरे प्रांत के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान करते हैं तो इसे राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। राष्ट्रीय व्यापार किसे कहा जाता है? जब कोई राष्ट्र अपने भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में वस्तुओं के आदान प्रदान या खरीद बिक्री किया जाता है तो इसे हम लोग राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी देश के अंदर भौतिक संसाधन एवं सेवाएं एक समान रूप से उपलब्ध नहीं होती। कोई भी देश में जितने भी प्रकार के भौतिक संसाधन होते हैं तथा सेवाएं होती है वह एक समान रूप से नहीं पाया जाता है। अतः सभी देशों में सभी स्थानों पर इन वस्तुओं और सेवाओं को आपूर्ति करने के लिए व्यापार कार्य किया जाता है। अगला पॉइंट है वस्तु विनिमय का अंत एवं मुद्रा का आगमन कैसे हुआ या वस्तु विनिमय का अंत कैसे हुआ, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि वस्तु विनिमय क्या होता है। तो आदिकालीन समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप वस्तु विनिमय प्रणाली था। शुरू में जो व्यापार कार्य किया जाता था वह वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा किया जाता था या जिसमें वस्तुओं के क्रय विक्रय के स्थान पर आदान प्रदान अदला बदली होता था। जो अभी हम लोग वर्तमान समय में किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा का उपयोग करते हैं और उससे मुद्रा से हम लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीद सकते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा के स्थान पर वस्तु से वस्तु को खरीदा जाता था। जैसे यहाँ पर एक चित्र में दिखाया गया फोटोग्राफ्स में एक व्यक्ति किसी फल को दे करके अनाज खरीद रहा है, वहीं दूसरे व्यक्ति फल खरीद रहा है अनाज देकर। मतलब वस्तुओं को अदला बदली करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाता था और व्यापार कार्य किया जाता है यहाँ भी। अर्थात जरूरत की वस्तुओं को हासिल करने के लिए मुद्रा के स्थान पर वस्तु ही दी जाती थी तथा सेवाओं के बदले सेवा, उसी प्रकार से सेवाओं के बदले सेवा दिया जाता था। जैसे आपके पास चावल है और आपको गेहूं की आवश्यकता है तो आपको वैसे गेहूं वाले व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जिसे चावल की आवश्यकता हो। अतः आप चावल देकर उससे गेहूं प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ दिखाया गया है वही फोटोग्राफ्स। अनाज दे करके सब्जी खरीद रहा है और सब्जी दे करके अनाज खरीद रहा है। उसी तरह से यहाँ भी वस्तु विनिमय का कार्य किया जा रहा है। इन दोनों फोटोग्राफ्स में समझाने का प्रयास किया गया है वस्तु विनिमय प्रणाली को। उसी प्रकार सेवाओं का भी आदान प्रदान किया जाता था। जैसे आपके यहाँ कोई कार्य है जिसमें लोगों की आवश्यकता है तो आपको भी उन लोगों का कार्य करना पड़ता था। भारत में असम के गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जागी रोड में जॉन विला मेला जो प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में लगता है, जो भारत के एकमात्र मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी की जाती है। भारत में जॉनविल मेला जो है वहां पर आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार या खरीद बिक्री किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है वस्तु विनिमय प्रणाली का। वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कमियां थी, जैसे जरूरत वाले व्यक्ति को ढूंढना जिससे आपकी वस्तु को जरूरत हो, वस्तुओं के मूल्य में अंतर होना, व्यक्तियों के जरूरतों को सीमित करना आदि ये कमियां थी। और इन कमियों को वस्तु विनिमय के इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए के उद्देश्य से मुद्रा का आगमन हुआ। वस्तु विनिमय में जो कमियां थी उसको दूर करने के उद्देश्य से मुद्रा का आगमन हुआ, जिससे व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु को खरीद सकता है। प्रारंभिक समय में कागजी और धातुएं मुद्रा का आगमन से पहले, जब अभी हम लोग कागजी वर्तमान समय में
कागजी मुद्रा और धात्विक मुद्रा का उपयोग करते हैं। धात्विक मुद्रा में कॉइन और कागजी मुद्रा में नोटों का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले उच्च नौजवान मूल्यवान दुर्लभ वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, जैसे चमकदार पत्थरों का मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। ऑब्सीडियन अग्नीय कांच कहा जाता है, कौरी सेल, चीते के पंजे, हवेल के दांत, कुत्ते के दांत, खालें, बाल, मवेशी, चावल, पेपर कॉर्न, नमक, छोटे यंत्र, तांबा, चांदी, सोना आदि को मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। ये अनाज को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। पशुओं के दांत और हड्डियों का भी उपयोग किया जाता था। सोना, चांदी, चमकदार पत्थर का भी उपयोग किया जाता था। क्या आप जानते हैं वेतन या वेतन को अंग्रेजी में सैलरी कहा जाता है। सैलरी शब्द लैटिन भाषा के सैलेरियम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नमक के द्वारा भुगतान। सैलेरियम शब्द का क्या अर्थ है? नमक के द्वारा भुगतान, क्योंकि उस समय समुद्र के जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था और नमक को चट्टानों से प्राप्त किया जाता था। नमक को चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। वर्तमान समय में हम लोग जो सेंधा नमक का उपयोग करते हैं वह चट्टानों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो उस समय प्रायः दुर्लभ और खर्चीला था। इसी कारण से इसे भुगतान का आधार बनाया जाता था। लैटिन अमेरिका में सेंधे नमक को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, सैलरी के रूप में। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं और अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। प्राचीन काल में व्यापार स्थानीय स्तर पर ही किया जाता था। क्योंकि लंबी दूरियों तक वस्तुओं को ले जाना जोखिम भरा होता था। अधिकांश लोग अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र पर खर्च करते थे। केवल धनी लोग ही आभूषण और महंगे परिधानों को खरीदते थे, जिसके कारण विलास की वस्तुओं का व्यापार आरंभ हुआ। आरंभिक व्यापार के उदाहरणों में 6000 किलोमीटर लंबी दूरी के रेशम मार्ग के द्वारा व्यापार प्रमुख है। सबसे प्रारंभ में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख उदाहरण के रूप में जाना जाता है वह क्या है? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग यूरोप और एशिया को जोड़ता था और इसी के माध्यम से व्यापार किया जाता था, जो यूरोप के इटली के रोम तथा एशिया के चीन को जोड़ता था। इस मार्ग के द्वारा व्यापारी चीन से रेशम, रोम से ऊन, लोहे की वस्तुएं, बहुमूल्य धातुओं तथा भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से अन्य महंगी वस्तुओं का व्यापार करते थे। रेशम मार्ग का यहाँ पर मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है। यह यूरोप है और यूरोप में इटली के रोम से प्रारंभ होकर के तुर्की होते हुए तुर्की को यूरोप का प्रवेश द्वार या एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तुर्की के माध्यम से होते हुए सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चाइना होते हुए या चाइना के पूर्वी तट तक जाता था। इस मार्ग की लंबाई 6000 किलोमीटर है और यह सबसे प्राचीनतम व्यापार के साधन थे। रोम साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान व्यापार में वृद्धि हुआ तथा समुद्री पोतों से समुद्री जलमार्गों द्वारा यातायात में वृद्धि हुई, जिससे यूरोप तथा एशिया के मध्य व्यापार बढ़ा तथा इसी समय अमेरिका का भी खोज हुआ था। 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य अमेरिका का खोज हुआ था और समुद्री मार्गों को पता लगाया गया था और जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला। 15वीं शताब्दी में
यूरोपीय उपनिवेशवाद प्रारंभ हुआ। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशवाद प्रारंभ हुआ, जिससे अन्य वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि के साथ साथ एक अन्य व्यापार शुरू हुआ, जिसे दास व्यापार कहा जाता है। पुर्तगालियों, डचों, स्पेनिश तथा अंग्रेजों द्वारा अफ्रीकी मूल के निवासियों को जबरन पकड़कर अपने विभिन्न उपनिवेशित क्षेत्रों में, विशेषकर अमेरिका में विभिन्न कृषि बागानों में कार्य करने हेतु भेजा जाने लगा। दास व्यापार लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक लाभ का व्यापार बना रहा, परंतु बाद में 1772 ईस्वी में डेनमार्क, 1807 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और 1808 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दास व्यापार को पूर्ण रूपेण से प्रतिबंधित लगा दिया। इसके साथ ही दास व्यापार का समाप्ति हो गया। दास व्यापार में कुशल और स्वस्थ दास को $2000 तक में नीलाम किया जाता था। साथ ही साथ उस श्रमिक को उसके परिवार से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाता था। औद्योगिक क्रांति के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक और नया मोड़ आया और कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन आदि की मांग बढ़ने लगी, किंतु निर्मित वस्तुओं की तुलना में उसका मूल्य कम हो गया। औद्योगिक देश कच्चे माल का आयात तथा निर्मित वस्तुओं का निर्यात करने लगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देशों का महत्व कम हो गया और औद्योगिक देश एक दूसरे के ग्राहक बन गए। इसके बाद प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार अनेक राष्ट्रों ने व्यापार में कर तथा संख्यात्मक प्रतिबंध लगाया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यापार में कर लगना प्रारंभ हो गया और इसी कारण से व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता गैट जैसी संस्थाओं का गठन हुआ, जो शुल्क को घटाने में सहायता की, और यही जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जनवरी 1995 ईस्वी से विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जा रहा है वह अस्तित्व में क्यों है? वर्तमान समय में जटिल अर्थव्यवस्था में बड़े से बड़े राष्ट्र भी पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। वर्तमान अर्थव्यवस्था ऐसी जटिल हो गई है कि सारी वस्तुओं की पूर्ति एक बड़ा देश या धनी देश स्वयं पूरा नहीं कर सकता है, वह दूसरे देशों पर आश्रित होता है। प्रत्येक देश में कुछ वस्तुओं का उत्पादन उनकी आवश्यकता से अधिक होती है तथा कुछ अन्य वस्तुओं का उत्पादन उनकी आवश्यकता से कम होती है। इस प्रकार प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को निर्यात दूसरे जरूरतमंद देशों को करते हैं और जिन वस्तुओं की कमी होती है अत्यधिक उत्पादक देशों से उन वस्तुओं का आयात किया जाता है। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर काफी हद तक निर्भर करता है। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर काफी हद तक निर्भर करता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता व हस्तांतरणीयता के सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत या व्यापार भागीदारों को समान रूप से लाभदायक होता है। तो दोस्तों, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत इससे संबंधित कुछ विषय बिंदुओं को हम लोग देखे हैं, जिसमें से व्यापार क्या है, व्यापार का स्तर क्या है, व्यापार के स्तर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है और राष्ट्रीय व्यापार क्या है। इसके साथ साथ हम लोग देखें कि वस्तु विनिमय प्रणाली का अंत कैसे हुआ और मुद्रा का आगमन कैसे हुआ। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में चर्चा किए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों बना हुआ है
आदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित बिंदुओं को अध्ययन किए हैं। अगले कड़ी में भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत अन्य विषय बिंदुओं को जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।